रहा है क्या? यहाँ पर आगे बैठेगा तो गर्मी नहीं लगेगा फैन के पास। अच्छा बैठो ना जहाँ बैठना है। अगर हट रहे हो तो वहां पर से बंद कर देना कूलर। चलिए चालू किया जाए। मतलब उतना भी आगे मत बैठिए कि फैन नहीं चले, थोड़ा पीछे बैठ जाओ फैन के पास। हाँ हो गया। जय जय पैकेज जिसको नहीं मिला ले लीजिए, ले लीजिए जल्दी। आप लोग को पैकेज मिल गया है जी। थ्री डी देखिए, बाइलिंगुअल है ना आपका, इंग्लिश हिंदी दोनों। ठीक, 250 या लमसम कुछ क्वेश्चन होगा। लास्ट पैकेज है तुम लोग का। चलिए ध्यान दीजिए अब। देखिए ध्यान दिया जाए, लास्ट है पैकेज भी लास्ट है, पूरा सिलेबस का लास्ट चैप्टर हो गया। 3D के रूप में मेंसुरेशन आपका है। ध्यान दीजिएगा 3D। अभी तक हम लोग 2D देख रहे थे जिसमें एरिया और पेरीमीटर की बात था। अब जो हम 3D देखेंगे यानी 3 डायमेंशन होगा, तो उसमें जो होंगे एरिया भी होगा, पेरीमीटर भी पूछ सकता है। ऐसे जल्दी पेरीमीटर नहीं पूछेंगे, लेकिन एरिया पूछा जाएगा और हो सकता है उसका वॉल्यूम पूछा जाए। जबकि इसमें अगर कहा जाए तो चैप्टर के नाम पर आप क्यूब पढ़े होंगे, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है। थोड़ा से साथ ही साथ कहा जाए तो एक प्रिज्म और पिरामिड है। शायद प्रिज्म पिरामिड का थ्योरी बता दिया गया। अच्छा ठीक है, लास्ट में देखिएगा कुछ क्वेश्चन है मेरे पास है, वो लास्ट में बता देंगे। लेकिन जितना पहले थ्योरी बता दिया गया है उसका हम टाइप बता देते हैं। जो लास्ट में आपका जैसे प्रिज्म पिरामिड आएगा टाइप आपका, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा प्रिज्म पिरामिड का। साथ देखिएगा 5-6 को क्वेश्चन होगा प्रिज्म पिरामिड का। तो उस समय जब आएंगे तो वहां पर थ्योरी भी बता देंगे और टाइप भी उसी तरह से रिलेटेड चला जाएगा। चलिए आज से टाइप हम चालू कर देते हैं। बाकी वॉल्यूम का जो भी आप बेलन पढ़े, शंकु पढ़े, घन घनाभ, जो भी आप गोला पढ़िए। देखिए ध्यान दीजिए, पहला टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है घन घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन। कहा एक वर्गाकार कमरे के फर्श की परिमिति जो है वो 220 मीटर तथा कमरे की ऊंचाई जो है वो 5 मीटर। देखिए अगर घनाभ की बात किया जाए और एक घन होते हैं, कहीं कहीं घनाभ को देखिएगा लिखता है आयताकार ठोस पिंड, और जो घन होता है उसको लिख देता है वर्गाकार ठोस पिंड। जबकि ध्यान रखिए दोनों में सिर्फ अंतर यही है, दोनों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर नहीं हो तो उसको हम लोग घनाभ कह देते हैं, क्यूबाइड। और अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तो उसको हम लोग क्यूब कह देंगे यानी घन कहेंगे। जैसे इमेजिन कीजिए जो आपका रूम है वो एक तरह से घनाभ है, इसमें लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। जबकि ये लंबाई बराबर होगा, तो इसलिए अगर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाएगा तो इसको घन कहा जाएगा। तो इससे डरिए नहीं। जबकि इसमें ध्यान रखिएगा, थोड़ा फिजिक्स के आधार पर चला जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक चैप्टर है, उसके आधार पर अगर कहा जाए तो कहता है टॉप से लेकर के अगर बॉटम तक, अर्थात शीर्ष से लेकर के आधार तक अगर फिगर एक जैसा हो तो आयतन बराबर होता है कटिंग का एरिया गुने ऊंचाई। कटिंग का एरिया का मतलब है शुद्ध हिंदी में कहा जाएगा तो उसको बोला जाता है अनुप्रस्थ काट। इससे फायदा क्या होगा कि बहुत सारे फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, खास करके वॉल्यूम के लिए। वहां से आप कहीं कहीं भी आप देखिएगा तो उसका देखिए अनुप्रस्थ काट किया है और उसके ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो ये आयतन निकल जाएगा। जैसे कहने का मतलब हुआ कि मान लिया जाए कि अगर ये घनाभकार चीज है, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, इसको हम ऊंचाई कहेंगे। बताया गया होगा कि इसमें जो है 6 सतह होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो पार्ट बाई पार्ट आप निकाल करके फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं। जबकि कह रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम जो है कमजोर कड़ी है पूरे चैप्टर में। अगर जिस तरह से आपको बताया गया कि परिमिति मतलब पूरी बाउंड्री की लंबाई जोड़ दीजिए परिमिति होगा, तो उसमें अगर ज्यादा तंग करे तो वॉल्यूम को ध्यान रखिए कटिंग का एरिया गुने ऊंचाई। कटिंग का एरिया जिसको बोला गया अनुप्रस्थ काट हिंदी में। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर ये इसका हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, ये लेंथ है मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। अगर हम मान लिया जाए कि इसको हम इस रूप में काटें, टॉप से लेकर के बॉटम तक देखिए, जो ऊपर का फिगर है वही नीचे का फिगर है, तो इसको बोला गया टॉप से लेकर के बॉटम तक एक जैसा फिगर।
और कोई भी अगर एक जैसा फिगर होगा तो इसमें कहता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो इसका ये वॉल्यूम निकल जाएगा। जैसे अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसका कटिंग देखिए, ये लंबाई हुआ, ये क्या हुआ चौड़ाई, तो ये हुआ अनुप्रस्थ काट, कि बार बार काटेंगे तो फिगर का डिजाइन यही मिलेगा। तो डिजाइन का एरिया गुने ऊंचाई, डिजाइन में देखिए लंबाई है और चौड़ाई है, अगर हम इसका क्षेत्रफल कहेंगे तो क्या होगा एल गुना बी। आप कहाँ तक काटते हुए गए हैं एच तक, तो एल गुना बी ये क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना करेंगे तो ये आयतन। इसे क्या होगा फटाफट फार्मूला अपने जगह पर है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी तेजी चलेगा। जैसे मान लिया जाए कि ये कहें कि ये 10 दिया हुआ है, ये 5 है और ये 3 है, अब कह दिया जाए इसका वॉल्यूम निकालिए, तो सबसे पहले से इसका एरिया देखिए 10 गुने 5 10 पचे 50, ये कहाँ तक कटते जाएगा 3 तक, 50 गुने 3 कितना हो गया 150, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ये फायदा उठाया जाएगा। यहाँ भी देखिए कहा कि एक वर्गाकार कमरा है, यानी इसका दो आधार होगा जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होंगे। ये देखिए फिगर इस तरह का हो सकता है। वर्गाकार कमरा का मतलब हुआ लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होना बराबर। अगर ये एल होता, ये बी होता, अलग अलग होता तो इसको हम आयताकार कहते। ये वर्गाकार का मतलब ये भुजा ए होगा तो ये भी भुजा ए, जबकि कहा इसकी ऊंचाई 5 है, ये देखिए इसकी ऊंचाई इसको 5 बोला गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि 7.5 रुपये मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया को इंडिकेट करेगा, 7.5 रुपये मीटर स्क्वायर अर्थात 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों पर रंगाई करवाने का खर्च बताइए। अब हमको ये देखना है कि कमरे के जो दीवार है उसको रंगाई करना, उसका खर्च दिया जाए, जबकि ये खर्च के बारे में बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया को रंगते हैं तो खर्चा कितना बैठेगा 7.5 रुपया। तो कहा कि पूरा कमरे के दीवार को अगर एरिया करेंगे रंगेंगे तो कितना इसका क्षेत्रफल बैठेगा। अब देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताया गया होगा 2h इंटू एल प्लस बी, याद कीजिए बताया गया है चारों दीवारों का। जबकि अगर आपको लगता है कि हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं तो जो बैठे हुए हैं उसी आधार पर आप सोच सकते हो। जैसे देखिए ये एल हुआ, ये बी हुआ, ये एच हुआ, अगर इस दीवार में कहा जाए तो कौन कौन डायमेंशन है, एक एल है और एक क्या है एच है, तो इसका एरिया क्या होगा एल एच, वो भी एरिया क्या होगा एल एच, एल एच कितना होंगे। उसी तरह से इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास ये कमरा है और इसका दीवार का बात करेंगे तो ये दीवार होगा, ये दीवार होगा, ये दीवार होगा, ये दीवार होगा। उसी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दीवार है, ये दीवार है, पीछे एक दीवार है, ये दीवार है। फिगर नहीं समझ में आएगा तो खिलौना से भी आप समझ सकते हैं। अब कहा इसमें पेंट करवाना है तो सबसे पहले हमको चाहिए दीवारों का क्षेत्रफल, जबकि दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला हुआ 2h इंटू एल प्लस बी। अब जरा सोचिए एच के जगह पर आपका कितना दिया हुआ है 5, एल के भी जगह पर कितना दिया हुआ है, तो इसमें भुजा का मान शायद दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ था। हाँ परिमाप है, फर्श की परिमाप, एक वर्गाकार फर्श की परिमाप परिमिति 230। चलिए तो इसके सहारे तो भुजा जरूर निकल जाएगा। अब देखिए परिमिति इसका दिया हुआ है, नीचे वाला जो बाउंड्री की लंबाई जो वर्गाकार है उसका परिमिति 230 है। अगर हम परिमिति में बात करें तो कै गो भुजा इसमें होगा 4 गो। अगर हम 4 से भागा दे दे तो बताइए इसका भुजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी 4 पचे 20, 4 सते 28, कटेगा पूरा कि नहीं कटेगा। अच्छा ठीक है 52.5 ये भुजा की लंबाई निकल गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताइए 57, 4 सते 28, हाँ 57.5 ये वर्गाकार भुजा निकल गया, यानी लंबाई भी 57.5 होगा और चौड़ाई भी कितना होगा 57.5। अब खर्चा की बात किया है तो सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल का योग निकालना पड़ेगा। फार्मूला पे ये होता है लंबाई के जगह भी 57.5 होगा और चौड़ाई के जगह पर भी 57.5। अब इसको जोड़ा जाए 2 गुने 5, यहाँ पर पॉइंट तो खत्म हो जाएंगे, 7 से 14 1 15, 5 5 10 और 1 11, यानी 115। ये जो आपने निकाला ये पूरा चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला। अब अगर कहेगा कि खर्चा बताइए तो खर्चा के लिए दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर अगर रंगिएगा तो खर्चा कितना बैठेगा 7.5 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर में रंगिएगा तो खर्चा टोटल होगा, इसको 7.5 से क्या करेंगे गुना, ये आपका आंसर तैयार होगा। नोट किया जाए।
हो गए? कर ले लो। हाँ, ये दूसरा नंबर जरा टाइप देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर टाइप में कहता है कि 12 सेंटीमीटर सतह वाले एक वर्गाकार गत्ते के टुकड़े को प्रत्येक कोने से 2 सेंटीमीटर छोटे वर्ग काटे जाते हैं। 2 सेंटीमीटर गहरा डिब्बा तैयार करने के लिए ये जो क्या था पहले, गत्ता था ना, परिणामी गत्ते को, यहाँ पर गलती लिख दिया है, पट्टियों या गत्ता एक ही चीज होगा यहाँ पर। परिणामी पट्टियों को मोड़ा जाता है तो डिब्बे का आयतन का मान निकले। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको वॉल्यूम में खास करके देखा जाए तो अनुप्रयोग पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वहां पर देखिएगा फार्मूला नगण्य हो जाएगा, मतलब फार्मूला ज्यादा काम आपको दिमाग नहीं करेगा, 20% सपोर्ट करेगा। बेहतर होंगे इस तरह का क्वेश्चन में अनुप्रयोग कीजिएगा तो एक से एक आपको इसमें कुछ संबंध मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि एक वर्गाकार जो है गत्ता था, उसी को यहाँ पर आप गत्ता बोलिए या सीट बोल सकते हैं, और इसका जो भुजा की लंबाई था वो 12 थे। अब कहता है कि यहाँ प्रत्येक कोने से 2 सेंटीमीटर जो है वर्गाकार जो है भाग काट लिया गया, ये सभी 2 सेंटीमीटर का। काटने के बाद कहता है कि जो बचा हुआ भाग है उसी को कहा गया कि परिणामी पट्टी, यानी बचा हुआ पट्टी यहां से भी कट गया। काटने के बाद कहता है बाकी जो शेष भाग आप देख रहे हैं, ये शेष भाग से एक पट्टी जो था इसी से कहता है कि एक डिब्बा बनाया गया, और तो कहा परिणामी डिब्बा का आयतन क्या होंगे। अब इमेजिन कीजिए कि अगर ये कट गया होगा तो डिब्बा इस लाइक बना होगा। देखिए ऊपर से ये खुला हुआ होगा डिब्बा होगा, क्योंकि ढक्कन इसका नहीं आएंगे। जबकि अब देखिए कि इसका डिब्बे की लंबाई कितना होगा, तो पहले कितना था आपका 12। अब लंबाई तो नाम के आप यहीं तक रह गया, यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ तक ये तो कट के निकल गया, ये तो कट के निकल गया। तो अब इस परिणामी डिब्बे का जो लंबाई होगा वो कितना के बराबर होंगे, 8 क्योंकि 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, तो 4 चला गया। अगर हम चौड़ाई की भी बात करें तो चौड़ाई में भी वही हाल होंगे। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो था ये वर्गाकार भाग था, ये 12 दिया हुआ है, तो चौड़ाई में भी देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही आपका चौड़ाई होगा, तो 12 में से 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 8। जबकि ऊंचाई इसमें क्या होगा, तो बताइए सर ये काटा होगा, इसके बाद इसको मोड़ा होगा, तो कितना मुड़ा होगा, यही 2 सेंटीमीटर ऊपर मुड़ गया होगा, यानी इसका जो ऊंचाई होगा वो किसके बराबर 2। अब कहा बताइए इसका आयतन बताइए, जबकि आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो 8 गुने 8 गुने कितना करेंगे 2, 8 × 8 = 64 दूनी 128, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। कर लिए नोट। हो गया नोट, देख लीजिए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकली।
जो समझ में आए खिलौना के सहारे आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन हाँ उसको फोकस कीजिए कि बाद में फार्मूला ना भी रहेगा तो इमेजिन कर सकते हैं। जैसे एक वर्गाकार चीज है, इसका पूरा भुजा 12, यानी ये भी 12 ये भी 12, सभी भुजा बराबर होगा। अब यहाँ से क्या किया कि एक छोटा वर्ग काटा, ये देखिए इस तरह का एक वर्ग काटा, जिसकी लंबाई जो था प्रत्येक वर्गाकार भुजा की लंबाई 2 मीटर के बराबर था। एक यहाँ से काटा, एक देखिए यहाँ से कट कर दिया, एक देखिए यहाँ से कट किया, एक यहाँ से 4 कोना था, 4 कोना से इसको कट कर दिया। काटने के बाद कहता है बाकी शेष पट्टी, यही पट्टी बोलिए या चादर बोलिए, इसको सीट बोलिए, इससे कहा गया कि एक संदूक बनाया गया। देखिए एक संदूक भी बन जाएगा इससे। देखिए यही संदूक बना। अब इसका कहा आयतन बताइए। अब आयतन के लिए क्या करेंगे, लंबाई पहले कितना था 12, 2 इधर वाला कट गया, 2 इधर वाला कट गया, 8 हुआ, ये 8 हुआ। ऊंचाई क्या हुआ, ये कितना का कटे थे 2, और यही ऊपर मुड़ गया, तो ये ऊंचाई हो गया 2। ठीक है, आगे बढ़े, आइए तीसरा नंबर में आइए। देखिए तीसरा नंबर टाइप में कहता है कि घनाभ के आकार वाले एक टैंक की लंबाई 12 मीटर है। यदि इसमें 18 किलोलीटर पानी निकाल दिया जाता है तो इसका जल स्तर जो है वो 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। तो कहा टंकी का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का मैसेज है कि एक घनाकार टंकी था और उसकी लंबाई दिया हुआ है और इसमें से कुछ पानी निकालिए। अब जैसे इमेजिन कीजिए कि अगर ये ग्लास है और हम नीचे इसको हम छिद्र कर दें तो पानी तो नीचे से निकलेगा, लेकिन क्या लेयर नीचे वाला घसकेगा कि ऊपर वाला घसकेगा, ऊपर वाला घसकेगा। यही सेंस यहाँ भी कहा गया है कि एक घनाभकार टैंक है, ये मान लीजिए, इमेजिन कीजिए ये टैंक देखा जाए, जिसकी लंबाई 12 मीटर है और ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, इसमें से 18 किलो लीटर जो है पानी निकाल दिया। अब पानी नीचे से निकालिए तो क्या लेयर नीचे से तो नहीं जाएगा, लेयर ऊपर से जाएगा। तो कहा कि पानी जैसे ही 18 किलोलीटर निकला, इसका जल स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे चला गया। मान लिया जाए कि पहले पूरा पानी भरा हुआ था और जब इसी निकला तो ये लेयर जो है यहाँ से यहाँ तक कम गया। तो यही कहा है इसकी जो कमी हुआ है वो कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो कहा कि बताइए कि इसका चौड़ाई क्या होगा, जबकि ये तो ऊंचाई था, ये लंबाई था और ये चौड़ाई था। तो यही पूछा इसका चौड़ाई क्या होगी। अब जरा सोचिए कि यहाँ तक जो पानी निकला वो किसके कारण निकला, 18 किलो। ये एक लाइन का क्वेश्चन होता है बाबू, बस फिगर खाली दिमाग में समझ लीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन होगा, 18 किलोमीटर जो पानी निकला होगा, ये पानी यहाँ तक का ऊंचाई तक का पूरा पानी निकल गया होगा। यहाँ तक भी क्या ये घनाभ नहीं हो सकता, क्या लंबाई आपका बदल जाएगा, चौड़ाई भी नहीं बदलेगा। ऊंचाई किसके बराबर होगा, 30। यानी कह सकते हैं कि 30 मीटर ऊंचाई तक जो बना होगा घनाभ, वहां तक के जो पानी का आयतन होगा ये 18 किलोलीटर पानी के आयतन के बराबर होगा। जबकि इमेजिन कीजिए जो ये 30 मीटर यहाँ तक का हम ले रहे हैं, एक भी एक घनाभ हुआ होगा और इसका लंबाई में कभी चेंजिंग नहीं होगा और ये चौड़ाई निकालना है, यानी इसका आयतन बराबर। अब ये घनाभ है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो एक तरफ हम करेंगे 12 लंबाई है, मीटर में चौड़ाई सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कर दिया जाए, ऊंचाई b है, इसको मीटर में माना जाए, और ये आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 18 किलो लीटर। जबकि ध्यान रखिए आपका, अब इस तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या होता है कि यूनिट थोड़ा सा दाएं बाएं करके दे देगा, कभी डेसीमीटर दे देगा, कभी सेंटीमीटर दे देगा। तो ये सब चौथा 5वां क्लास में आप पढ़े होंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान ही रखिएगा। मालूम हुआ टेक्निक सब हाई फाई है, अब किलो लीटर को लीटर में बदलने नहीं आ रहा है, मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो ये सब पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर देखिए ये आपका यूनिट मीटर में है तो ये मीटर क्यूब गया होगा, और यहाँ का यूनिट क्या है, किलो लीटर है। तो यहाँ पर मीटर और किलो लीटर में एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा। जबकि कुछ पॉइंट हमको याद है, हम बोल देते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ध्यान रखिएगा, 1 किलो लीटर नहीं, 1 लीटर। और शायद 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर। तो अगर आप इसको किलो लीटर को मीटर क्यूब में करना चाहते हैं तो 1 से ही गुना कीजिएगा। ये 18 कुछ काटता है तो इसको आप काट सकते हैं।
अब देखिए 1 0 यहाँ से कट जाएगा, ये 3 छक 18 होगा और ये 2 छक 12 होगा, ये और कटेंगे 2 5 10 और ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी चौड़ाई का मान किसके बराबर होगा 5। चलिए नोट कीजिए 5। ये थोड़ा सा हिंट है, ध्यान रखिएगा ये सब। चौथा 5वां क्लास का किताब में मिल जाएगा। हो गया नोट? मिटा दें। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। देखा जाए आगे देखिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक घनाभकार पानी की टंकी 216 लीटर पानी है। इस बार भी देखिए लीटर में दिया हुआ है और कहता है कि उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3। बेहतर होंगे कि एल बी एच तीनों में एक रिलेशन तैयार किया जाए, एल बी और एच, और यहाँ पर रेशियो लाने जाना ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी गहराई को ऊंचाई भी आप बोल सकते हैं, तो ऊंचाई जो है उसकी लंबाई का 1/3 का नियम लगा दिया जाए यहाँ पर। तो लंबाई कितना होगा 3, तब ऊंचाई कितना होगा, तो ये 3 होगा तो ये 1 होगा। आइए चौड़ाई निकालते हैं। कहता है चौड़ाई किसके बराबर है, तो कहा उसकी लंबाई और गहराई का अंतर का 1/3। अच्छा इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना होगा, 2 का 1/3, ये इसका जो है चौड़ाई है। अब इसको फ्रेश किया जाए तो हम कह सकते हैं 3 या 9, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी ठीक इन तीनों के बीच अनुपात ये होगा। अब देखिए एक नियत राशि अंतर का 1/3 का, ओहो नहीं पढ़े जी, का 1/2। देखिए 2 भी कट गया यहाँ पर, तो बचा क्या आपका 3 तिया 9, 1 और 3, ठीक है। अब देखिए नियत राशि में कहता है कि टंकी में 216 लीटर पानी है, यानी टंकी का आयतन 216 लीटर का है, तो यहाँ पर 216 लीटर लिखेंगे। जबकि ध्यान रखिए अब हम ये देखेंगे कि लंबाई क्या चीज़ में आपसे पूछ रहा है, जबकि अनुपात में भी कुछ नहीं लिखता है। अनुपात में सेमी लिखोगे तब भी कट जाएगा, मीटर लिखोगे तब भी। तो वो डिपेंड अब करेगा कि क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है आपको। डीएम का मतलब डेसीमीटर, एक होता है आपका सेंटीमीटर, एक हुआ डेसीमीटर, एक हुआ मीटर। अगर आप देखिएगा 100 मीटर मिलाइएगा तो 1 मीटर होता है, जबकि 10 डेसीमीटर मिलाइएगा तो वो 1 सेंटीमीटर होता है। यानी अगर डेसीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, फिर सेंटीमीटर है तब इसको मीटर में बदल दीजिए। चलिए ऐसा करते हैं, मीटर बेहतर नहीं है, यहाँ पर सेंटीमीटर कर देते हैं। सेंटीमीटर में करने से फायदा होगा, डेसीमीटर में करना होगा तो उसको हम 10 से क्या कर देंगे, सेंटीमीटर है, अगर उसको डेसीमीटर में करना रहेगा तो 10 से गुना कर देंगे, और डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 10 से क्या दे देंगे, भागा। डिक्शनरी भी उलटिएगा तो मिल जाएगा। सेंटी का मतलब होता है 100वां भाग, डेसी का मतलब होता है 10वां भाग। 1 मिनट, हाँ डेसी का मतलब हुआ 10वां भाग। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 10 डेसीमीटर बराबर लिखिएगा 1 मीटर।
और यहाँ से अगर कहा जाए तो 10 डेसीमीटर बराबर, नहीं 10 डेसीमीटर तो यही ना बड़ा हो गया, डेसी है ना बड़ा हो गया, तो हाँ डेसी बड़ा हो गया। तब यहाँ पर अप्लीकिएगा 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। देखिए सेंटी मतलब होता है 100वां भाग और डेसी का मतलब होता है 10वां भाग। तो अगर हम कहेंगे सेंटीमीटर यानी मीटर का 100वां भाग, तो यानी 100 मीटर लिख लीजिए इसको अलग से, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। और फिर अगर कहा जाए यहाँ पर तो डेसीमीटर में कहा जाए तो 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होंगे। इन दोनों में अगर आप रिलेशन निकालिएगा तो रिलेशन यही निकलेगा, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। आइए अब इसको बेहतर होगा सेंटीमीटर में कर देते हैं, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन डेसीमीटर में पूछेगा तो उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। किताब कहा कि इसका आयतन कितना है 216। हम लोग भी आयतन बराबर क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम लोग करेंगे 9 गुने 3। बताइए कहाँ जाएगा ये, एक और गुना होगा, कहाँ जाएगा ये, क्यूब रूट में। अब क्यूब रूट में जाएगा तो यहाँ पर ये देखना है कि आप इसको मीटर में कर रहे हैं कि डेसीमीटर में कर रहे हैं। कुछ कटता है तो काट सकते हैं, तो 216 में ध्यान रखिए। हाँ 216 का मतलब है 6 गुने 6 गुने 6 होता है 3 बार, और 3 की संख्या नीचे 3 गो ही है, तो उसमें से 3 3 3 3 गायब हो गया, तो बचा क्या आपका 2 2 2 ही बचेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर कहा जाए तो इसको पहले से बदल लीजिए, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। जबकि सेंटीमीटर में अगर करोगे तो यहाँ पर 1000 से गुना कीजिएगा, क्योंकि बोला गया 1 लीटर बराबर, अभी बताया गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर 1000 से गुना कर देंगे तो ये आपका जो वॉल्यूम आ गया वो कच्चे में आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब जरा सोचिए यहाँ से क्या निकलेगा आपका 20, 3 3 3 3 गो निकल जाएगा इसमें, तो 2 2 2 2 बचेंगे। तो 2 गो 3 गो है और जीरो की भी संख्या 3 गो है, तो एगो 2 निकलेगा एगो 0, यानी इसका 20 कट हो गया। अब आपको ये जो आंसर आएगा वो क्या चीज़ में आएगा, सेंटीमीटर में। क्वेश्चन क्या पूछा है, डेसीमीटर में, जबकि रिलेशन क्या है 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, यानी सेंटीमीटर को डीएम में बदलना होगा तो 10 से क्या दे देंगे, भागा। अब जरा सोचा जाए पूछा क्या आपसे, तो कहा टंकी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई किसके बराबर आपका है 9, तो ये जो 9 आए हैं वो 180 सेंटीमीटर हुए हैं। और अगर हम 180 को 10 से भागा दे देंगे तो ये डीएम में हो जाएगा, अर्थात या तो 18 डेसीमीटर बोलिए या तो 180 सेंटीमीटर। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए साइड में, जबकि नोट करने से नहीं होगा, ये सब याद ही रख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर। मिटा दें, हो गया। आइए जरा 5वां नंबर टाइप देखते हैं। देखिए 5 में कहता है कुछ थियोरिटिकल भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये 10वां क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछता था कि यदि किसी घनाभ के 3 निकटवर्ती सतह का क्षेत्रफल XYZ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को LBS से सूचित किया जाए, आयतन को V से सूचित किया जाए, तो सिद्ध कीजिए कि V² बराबर XYZ। ये आपका 10वां क्लास में 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता था। तो कुछ थ्योरी होता है, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक रिलेशन है
कि यहाँ भी कहा गया एक घनाभ के 3 संलग्न तलों के क्षेत्रफल। संलग्न बोलिए या उसी को इंग्लिश में एडजेसेंट बोला जा सकता है। एडजेसेंट साइड का मतलब हुआ कि अगर हम ऐसा 3 गो साइड को क्रिएट करें, जैसे ये एक सतह हुआ, ये एक सतह हुआ और एक सतह ऊपर से हुआ, अगर इन तीनों सतह को मिलाया जाए तो एक बीच में कोण का निर्माण हो जाए तो उसको कहेंगे कि ये जो है एडजेसेंट साइड हो गया, यानी हिंदी में कहा जाए तो संलग्न सतह, संलग्न तल, या उसी को आप बोल सकते हैं निकटवर्ती भुजा। निकटवर्ती भुजा का मतलब हुआ कि अगर हम ये सतह कहें और ये सतह कहें और ऊपर वाला सतह कहें तो ये तीनों निकटवर्ती सतह है, जबकि निकटवर्ती सतह का रिसर्च आप कहीं से भी कर सकते हैं। इस कोना से हमने कहा कि जहाँ पर कोना बनेगा वहाँ पर 3 गो जो है सतह एक साथ ज्वाइंट होगा। तो यहाँ से भी आप सोच सकते हैं, यहाँ से भी सोच सकते हैं, पीछे भी कोना है वहाँ से भी सोच सकते हैं, यहाँ से भी। यहाँ भी उसी तरह से बोला गया है कि एक घनाभ के 3 संलग्न सतहों का क्षेत्रफल जो है, एक सतह का x बोला गया, दूसरा को y बोला जाएगा, तीसरा को z बोला जाएगा। जनरली इसमें देखिए तो घनाभ में 6 गो सतह जरूर होता है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार का कहेगा तो 3 गो होगा, क्योंकि ये सतह इसके बराबर हुआ, ये सतह सामने वाला का बराबर हुआ, ऊपर वाला सतह नीचे वाला का बराबर हुआ। तो बताइए 3 गो ही अलग अलग है, 3 गो तो सामने सामने ही है, तो इसमें 6 गो होगा लेकिन 3 गो ही भिन्न होंगे। कभी कभी लैंग्वेज ऐसे ही बोल सकता है कि एक घनाभ के 3 निकटवर्ती बोले, या 3 संलग्न बोले, या 3 कहे भिन्न भिन्न सतह बोले, तीनों का सेंस एक ही होंगे। और एक सतह x है, दूसरा सतह y है, तीसरा सतह z, या कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि नीचे दिमाग लगाया जाए कि नीचे वाला भी सतह होगा, तो नीचे वाला भी कोना से आप सोच सकते हैं, एक सतह, 2 सतह और नीचे वाला सतह जाएगा तब भी एक सतह होगी, जबकि ऊपर का सतह इसके बराबर है, ये सतह इसके बराबर है, ये सतह इसके बराबर। इसमें सतहों का क्षेत्रफल दे दिया है x y z, और कह यदि आयतन को, ये थोड़ा गलती लिखा गया है, ये यदि आयतन को यहाँ पर सुधारिएगा, यदि आयतन भी हो तो सिद्ध कीजिए कि संबंध स्थापित होंगे। शायद संबंध भी गलती लिखा गया है, संबंध लिखिएगा भी स्क्वायर बराबर x y z। जरा सुधार लीजिए क्वेश्चन, लिखिएगा यदि घनाभ का आयतन भी घन इकाई हो तो संबंध भी स्क्वायर बराबर x y z। सो करवा देंगे, ये एक संबंध हो गया, भी स्क्वायर बराबर x y z। लिख लिए? देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से पूछेगा, एक घनाभ के 3 सतह या 3 फलक का अलग अलग 3 फलकों का क्षेत्रफल, एक लिख देगा 12 मीटर स्क्वायर, एक लिख देगा 20 मीटर स्क्वायर और एक लिख देगा 30 मीटर स्क्वायर, और कहेगा आयतन ज्ञात करें। तो ज़्यादा बेहतर होगा, भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, भी बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड होगा। यहाँ पर x का मान 22 है, इसका मान 20 है, इसका मान 30 है, मान पुट कीजिएगा, आयतन निकल जाएगा। आइए इसको प्रूफ कर दें कि लिख दे, ऐसी हो गया, शो कर दे, चलिए शो कर दे, ठीक है भाई, शो कर दिया जाएगा। अच्छा एक घनाभ है, उस घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अगर हम l माने, b माने, h माने, चलिए कौन सतह को मानिएगा? x किताब का है, ये वो सतह होना चाहिए, आप किस सतह को मानिएगा? x किसको, ये उधर वाला या ऊपर वाला, जो बोल दीजिए, ऊपर वाला, ठीक, ऊपर वाला ही देखिए, ये आपका लंबाई है, ये चौड़ाई है और ऊपर क्या है? ऊंचाई। ऊपर वाला सतह में देखिए, नोटिस कीजिए क्या क्या है आपको, l है और क्या है b, यानी किताब का है x, हम लोग कहेंगे LB। चलिए y बोलिए, ये सतह कि सामने वाला सतह? ये सतह। इसमें देखिए नोटिस कीजिए, इसमें क्या है? L और क्या है? H, इसका एरिया क्या हुआ? LH। किताब का y हम लोग कहेंगे LH। लास्ट में ये वाला सतह बचा, ये सतह को किताब का है Z, हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, इसमें B है, इसको B बोले थे और ये H हुआ, तो ये एरिया आपका BH के बराबर। अगर हम तीनों को गुना कर दे तो L गुना L स्क्वायर, फिर B स्क्वायर, फिर H स्क्वायर, क्या इसी को LBH का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? इधर गुना कीजिएगा तो x y z, जबकि LBH तीनों गुना एक साथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे? आयतन। आयतन बोलते हैं ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आयतन। और आयतन को किससे सूचित किया गया? भी से। तो बताइए इसका मान भी होगा तो ऊपर स्क्वायर है, तो इससे साबित हुआ भी स्क्वायर बराबर x y z, यही रिलेशन होगा, भी स्क्वायर बराबर x y z।
मिटा दे। देखा जाए छठा नंबर जरा टाइप। देखिए छठा नंबर में कहता है कुछ बेलन से रिलेटेड कुछ टाइप हो सकते हैं। ये कहता है कि धातु के एक पाइप की लंबाई 7.6 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कीजिएगा तो 756 सेंटीमीटर होगा। आगे कहा इसका बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 2.5 मीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। तो धातु के 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन जो है 7.5 ग्राम है, तो पाइप का कुल वजन जाती है। बेलन में एक होता है खोखली बेलन, यानी सिलेंडर में एक होता है हॉलो सिलेंडर। खोखली बेलन का सेंस ये होता है, देखिए ये आपका बेलन हुआ, जबकि बेलन में अगर मान लिया जाए कि इस तरह का एक और सर्किल हम इसमें इंडिकेट कर दें, यानी ये थोड़ा सा मोटाई इसका हो गया, इसको बोला गया खोखली बेलन। जबकि खोखली बेलन में ऊंचाई दोनों का एक ही होंगे, लेकिन खोखली बेलन बनने का मतलब 2 सर्किल हो गया, तो इसमें 2 गो रेडियस होगा, एक आंतरिक होगा एक बाहरी होगा। अगर इसका आयतन कहा जाए, अब देखिए इसका फायदा आप उठाइए, आयतन बराबर हमने कहा कटिंग के एरिया गुने ऊंचाई बराबर वॉल्यूम, फार्मूला से बच जाइएगा। बताइए कटिंग कैसा है इसका, वलयाकार, तो वलय का क्षेत्रफल तो सर्किल में आप पढ़े, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। और कहाँ तक कट करते करते जाइएगा, इस तक, ये देखिए वॉल्यूम निकल गया। तो ये आयतन निकल गया कि खोखली बेलन का ये आयतन का फार्मूला निकल जाएंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है, नोट कीजिएगा इसको, खुलेगा, टूट गया, नहीं खुलेगा। अथी नहीं है पेचकस, ये है। लाइए, ये कौन से है, जाम हो गया। देखिए एक सर्किल अंदर है, एक सर्किल बाहर है, इसको बोला गया खोखली बेलन का आयतन। महक रहा है बहुत खराब जी, देखो ध्यान दो, ये हुआ खोखली बेलन का आयतन। इसमें कभी कभी पूछेगा कि बताइए खोखली बेलन का आयतन का सेंस ये हुआ, बाहर का आयतन में से अंदर का आयतन को क्या कर देना, घटा देना। तो किसका आयतन बचेगा, ये जो टीना लगा हुआ है उसका आयतन बचेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा बताइए धातु का वजन क्या है, यानी टीना का वजन क्या है। ये बेलन कैसे बना, टीना से बना, तो कहेगा टीना का वजन क्या है या टीना का आयतन क्या है। तो टीना ना तो बाहर आयतन है ना तो अंदर का आयतन है, टीना बाहर का आयतन और अंदर का आयतन का क्या है, अंतर है। यही खोखली बेलन भी आप वही निकाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट वजन से क्वेश्चन पूछेगा, जबकि क्वेश्चन सेम पैटर्न का है लिखा हुआ, सेम पैटर्न का क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। अब इसको हटा दे। यहाँ पर देखिए एक आर का मान, कैपिटल आर का मान दिया है 2.5, जबकि स्मॉल आर का मान दिया है 1.5, और कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन जो है वो कितना ग्राम है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम। क्यूब जैसे ही चल जाएगा यूनिट वो वॉल्यूम हो गया, यानी इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आयतन होगा तो इसका वजन कितना होगा, 7.5 गुना। तो कहा पाइप का कुल वजन बताइए, तो इस पाइप का आयतन निकालना पड़ेगा। पाइप का आयतन मतलब खोखली बेलन का आयतन। अब खोखली बेलन का आयतन, जबकि ऊंचाई भी दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, और ये लंबाई को ऊंचाई आप बोल सकते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि ऐसे गिरा हुआ तो कहेगा ना कितना लंबा है, ऐसे खड़ा रहेगा तो कहेगा कितना ऊंचा है। तो ऊंचाई लंबाई में कोई अंतर नहीं होगा। इसका लंबाई जो है वो 7.56 मीटर है, क्यों ना इसको भी सेंटीमीटर में कर दिया जाए, 756 सेंटीमीटर। अब वजन की बात किया जाए तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा तो इसका वजन इतना होगा। तो जितना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा उसको 7.5 से गुना कर देंगे तो ये ग्राम केजी में आ जाएगा, नहीं ग्राम में आएगा। और क्वेश्चन का आंसर आपका केजी में दे रहा है,
तो जरा सोचिए ग्राम में वजन आएगा तो 1000 से भागा देंगे तो वो क्या में हो जाएगा, केजी में। आइए इसका आयतन निकाला जाए। फॉर्मूला पाई इंटू आर स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू 756, ये आपका वॉल्यूम। अगर इसका वजन चाहिए तो 7.5 ग्राम से गुना, ग्राम को केजी में चाहिए तो 1000 से भागा दीजिए, ये आपका आंसर केजी में आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए। हो गया? मिटाए। हाँ, ये 7 नंबर देखते हैं जरा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कुछ रेशियो से रिलेटेड आयतन बराबर है, कभी क्षेत्रफल बराबर है, कभी ऊंचाई को टेस्ट करेगा, कभी त्रिज्या में अनुपात पूछेगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा कि यदि 2 बेलन के आधार त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाई 4:1 में है, तो उनके आयतन का संगत अनुपात यानी करॉस्पॉन्डिंग दोनों का आयतन का अनुपात आपसे पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन में 2 सिचुएशन होंगे, जैसे 2 बेलन है और इन 2 बेलन में कहा कि त्रिज्याओं का जो अनुपात है ये 3:4, जबकि कहा कि इनकी ऊंचाई में जो अनुपात है वो 4:9। आगे कहा बताइए वॉल्यूम का अनुपात बताइए, जबकि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब कुछ साइलेंट करने का कोशिश करें, जैसे जिसका मान निकालना नहीं है तो रेशियो में तो दोनों एक जैसा होगा तो वो तो बचेगा नहीं। जैसे पाई, तो पाई इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो क्या उसको लिखना जरूरत है, नहीं। तो रेशियो में अगर बदलते हैं तो पहले ये देख लीजिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिखना ही बंद कर दीजिए। जैसे ये देखिए कांस्टेंट टर्म है जिसके मान में कोई बदलाव ना हो, पहला बेलन में भी पाई वही होगा, दूसरा बेलन में भी पाई होगा। इसको हटाने की कोशिश कीजिए तो कोड क्या होगा आयतन निकालने के लिए, आर स्क्वायर इंटू एच। तो आइए इसका आर स्क्वायर करेंगे तो 9, एच का मान 4, यहाँ आर स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, ये 9। कुछ काटता है तो काट सकते हैं, 4 चक 16, यानी इन दोनों के आयतन में जो अनुपात होगा वो ठीक 1:4 होंगे। चलिए नोट कीजिए। मिटाए। देखा जाए 8 नंबर में। 8 नंबर में कहता है कि लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 3:1 है। तो कहा बेलन का आयतन कितना है। यहाँ ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा कि एक नियत राशि आपको दिल रहेगा, जबकि नोटिस कीजिए जैसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो उसमें आर भी आएगा और एच भी आएगा, जबकि अलजबरा थोड़ा सा समझिए तो एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन चाहिए और एक ही बार 2 वेरिएबल से एक इक्वेशन से माइनस कैसे होगा। तो आगे देखिएगा कि इसमें आर और एच जो इसका वेरिएबल जो इसमें रोल अदा करेगा उसमें रिलेशन के लिए का अनुपात आपको दे देगा। जैसे यहाँ देखिए कहा कि इसका संपूर्ण और वक्र में जो अनुपात होंगे वो 3:1 है, यानी कल के डेट में इसमें एच आर दोनों एक साथ आ जाए तो एच आर में रिलेशन पहले आगे निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें नियत राशि ले जाइए। जैसे संपूर्ण का मान दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये 1848 है, और आगे एक रिलेशन कहा कि संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होंगे और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होंगे उसमें जो अनुपात है वो 3:1। इसको वक्र पृष्ठ कहा जाता था। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर एच, जबकि पाई आर स्क्वायर ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल
अगर ये क्षेत्रफल सब जोड़ देते हैं तो ये एरिया ऑफ टोटल सरफेस हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बताइए संपूर्ण अगर निकालना है तो ये 2 पाई आर एच है, आई पाई आर स्क्वायर ई पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन भी निकाला जा सकता था। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिएगा तो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और वक्र का कहा जाए तो मात्र होता है तो 2 पाई आर एच, और इसमें अनुपात है 3:1। अब देखिए इसको आगे बढ़ाने से एच और आर में आपका रिलेशन तैयार होगा। जैसे कटता है तो काट सकते हैं, एच इधर जाएगा तो यहाँ से कह सकते हैं कि एच प्लस आर बराबर 2h, अर्थात एच इधर जाएंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2h। अब यहाँ से एक रिलेशन हुआ कि अगर आपको गड़बड़ी आर एच एक साथ आता है तो आर को एच में कन्वर्ट किया जा सकता है या एच को आर में कन्वर्ट किया जाएगा। अब इसके लिए मान के लिए कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म के रूप में देखिए लिखा हुआ है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो 1848 होगा। अगर कुछ लोग इसमें चालाकी भी करते हैं कि सर इसको संपूर्ण को वक्र नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर ये संपूर्ण 1848 है तो यहाँ से संपूर्ण कितना बोला था 3, और 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वक्र भी बन जाएगा। ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, जबकि अब तो फॉर्मूला देना ही पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर का जगह आर लिखिएगा और एच के जगह कहा जाए तो एच लिखिएगा। जबकि आर और एच दोनों एक साथ आ जाएगा तो इसके लिए एक रिलेशन हम लोग पहले से तैयार किए हैं। बताइए आर को ही बदलते इसके जगह क्या लिखा जाएगा 2h। अब बताइए जब एच का मान निकलेगा तो यहाँ पुट कीजिएगा आर निकलेगा। जब एच और आर निकल जाएगा तो फिर पूछा आयतन, और आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब आर एच निकल जाएगा मान पुट कीजिएगा, आंसर होगा। आइए आर और एच निकाला जाए। कुछ कटता है तो काट भी सकते हैं, जैसे देखिए ये तो कम से कम 2 दूनी 4 अर्थात 4 से काटिए, 4 छक 16, 2 4 छक 24 एंड 4 दूनी 8। 22 से भी काटिएगा, 22 दूनी 44 एंड 22 से कम 22, 3 7 21। ये देखिए एच गुना एच स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, यानी एच का मान 7 आया तो आर का मान 7 दूनी 14। मान को पुट कीजिए, आंसर हो जाएगा। हो गया। मिटा दिया जाए। आइए आगे बढ़ते 9 में देखिए। 9 में कहता है कि दो बेलन की आयतनों का जो अनुपात है वो 1:22 है, जबकि उनके व्यास का अनुपात A/B है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होंगे। इस बार देखिए आयतन का अनुपात दिखता है कि 1:22, और उसके बाद जो कि जो व्यास का अनुपात होता है वही अनुपात त्रिज्या होगा। क्योंकि देखिए बेलन में नीचे जो आधार होगा वो सर्किल होगा, और अगर 2 सर्किल आप लेते हैं, जैसे 2 बेलन है तो नीचे का आधार भी 2 सर्किल होंगे। और इसमें आप बेसिक आप पढ़े हैं एरिया में ही कि अगर त्रिज्या का अनुपात 1:22 होगा तो डायमीटर का भी अनुपात वही 1:22 होगा, सर्कमफ्रेंस का भी अनुपात वही 1:22 होगा। इस बात का यहाँ फायदा उठाएंगे कि जब डायमीटर का अनुपात है तो यही
रेडियस का भी होंगे। अब यहाँ से पूछा गया कि बताइए इनके ऊंचाई का अनुपात क्या होंगे। फिर फार्मूला जो आप पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर एच, इसको साइलेंट किया जाए तो यहाँ से फार्मूला ऊंचाई बराबर अगर कहा जाए तो वॉल्यूम में रेडियस का स्क्वायर से क्या दिया जाएगा भाग, तो ये ऊंचाई निकल जाएगा। अब जरा सोचिए इसका वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम में रेडियस का स्क्वायर से भागा हुआ, वॉल्यूम में ये पाई है, रेडियस का स्क्वायर से भागा दिए। अब ये इधर जाएगा, ये क्या था जी, एक्स न था, एक्स बटा ए स्क्वायर वाई बटा बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये एक्स बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए या बाई ए स्क्वायर। यही आंसर कर दीजिए। क्या वो टाइप है टोटल 39 40 4 दिन। हो गया नो, आइए 10 में आइए। देखिए 10 में कहता है कि एक बेलनाकार फील्ड रोलर का व्यास 1 मीटर है और लंबाई 5.5/4 मीटर है। एक देखिए फील्ड रोलर हो गया, पिचिंग करने वाला जो रोलर होता है फील्ड का रोलर, इस पर जैसे क्रिकेट विकेट होता है तो उसका जो पिचिंग होता है उसके लिए एक रूलर का जरूरत होता है, उसी तरह का ये हो गया, यानी खेत को समतल करना। और इसका व्यास कहता है 1 मीटर, यानी त्रिज्या जो होगा वो 1/2 मीटर, जबकि इस रोलर की जो लंबाई है वो 5/4 मीटर है। क्वेश्चन कहा कि बताइए रोलर यदि एक नियमित रेगुलर गति से प्रति मिनट 14 चक्कर लगाता है तो उसी गति से 1 घंटे में रोलर अधिकतम कितना क्षेत्र जो है चल सकता है। 1 मिनट में 14 चक्कर, 1 घंटा तक उसको लगाया गया तो कितना क्षेत्र। जैसे देखिए इसको रोलर भी आप बना सकते हैं, देखिए चलेगा, ये रोलर पिच होगा, ठीक है, तो एक रोलर की तरह है। और ये कि अगर कहा जाए कि एक बार अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको घुमाएं, 1 चक्कर लगा, 1 चक्कर में ये क्या किया, पिच को समतल किया, यानी ये रोलर चलेगा तो किसके संपर्क में आएगा, सतह का, यानी क्षेत्रफल में। और यहाँ पर कहा गया कि 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है तो 1 घंटा में कितना सतह का क्षेत्रफल जो है वो चलेगा। यानी हमको निकालना पड़ेगा पहले कि 1 चक्कर में कितना सतह ये प्लेन करता है, और 1 चक्कर का मतलब हुआ ये रोलर अगर 1 चक्कर लगाएगा तो इसका संपर्क किससे होगा, वक्र पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ से होगा। यानी इसका लॉजिक क्या हो गया कि 1 चक्कर द्वारा जो तय किया गया जो क्षेत्रफल होगा इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। वक्र पृष्ठ फार्मूला 2 पाई आर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 1/2, एच की जगह 5/4, 1 चक्कर हुआ। अच्छा 1 मिनट में कितना चक्कर लगता है, 14 चक्कर। 60 मिनट में 1 घंटा का मतलब कई मिनट, 60 मिनट। ये आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।